नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास चैप्टर 7 रोजगार समृद्धि अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, श्रमिक किसे कहते हैं? उत्तर, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाले क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं में संलग्न सभी व्यक्ति श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वह उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। बीमारी, चोट, शारीरिक विकलांगता, खराब मौसम, त्योहार या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर न आने वाले भी श्रमिकों में शामिल हैं। इन कार्यों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वालों को भी हम श्रमिक ही मानते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा दें। उत्तर, यदि हम भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग कर उसे 100 से गुणा कर दे तो हमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, क्या वे भी श्रमिक हैं? एक भिखारी, चोर, एक तस्कर, एक जुआरी क्यों? उत्तर, उपयुक्त में से कोई भी श्रमिक नहीं है, क्योंकि किसी का भी अर्थव्यवस्था के वास्तविक उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। वह धन कमा नहीं रहे बल्कि धन प्राप्त कर रहे हैं। धन कमाना उसे कहा जाता है जब धन प्राप्ति के बदले में वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाए। प्रश्न नंबर 4, इस समूहों में कौन असंगत प्रतीत होता है? क, नाई की दुकान का मालिक, ख, एक मोची, ग, मदर डेयरी का कोषपाल, घ, ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक, अंग, परिवहन कंपनी संचालक, च, निर्माण मजदूर। उत्तर, मदर डेयरी का कोषपाल असंगत प्रतीत होता है क्योंकि केवल वह औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। मदर डेयरी एक बड़े पैमाने का उपक्रम है जिसमें 10 से अधिक लोग कार्यरत हैं। से सभी औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रश्न नंबर 5, नए उभरते रोजगार मुख्यतः डैश क्षेत्र में ही मिल रहे हैं, सेवा विनिर्माण। उत्तर, सेवा। प्रश्न नंबर 6, 4 व्यक्तियों को मजदूरी पर काम देने वाले प्रतिष्ठान को डैश क्षेत्र कहा जाता है, औपचारिक, अनौपचारिक। उत्तर, अनौपचारिक। प्रश्न नंबर 7, राज स्कूल जाता है जब वह स्कूल में नहीं होता तो प्राय अपने खेत में काम करता दिखाई देता है। क्या आप उसे श्रमिक मानेंगे? क्यों? उत्तर, हाँ, हम राज को श्रमिक मानेंगे क्योंकि वह सभी को सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देते हैं। उन्हें श्रमिक कहा जाता है तब भी जब वह उन कार्यकलापों में संलग्न मुख्य श्रमिकों की सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 8, शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं। क्यों? उत्तर, शहरी महिलाओं की तुलना में अधिक ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता स्त्रियों को श्रमबल में सम्मिलित होने के लिए मजबूर करती है, अन्यथा वह अपने परिवार की आधारभूत आवश्यकताएं जुटाने में भी सक्षम नहीं हो पाती। ख, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कार्यों की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी घरेलू नौकरियां जैसे खेती बाड़ी, पशुपालन आदि उपलब्ध हैं, अतः घर से बाहर जाने और उससे उत्पन्न सुरक्षा मुद्दों का प्रश्न ही नहीं उठता। ग, शहरी क्षेत्रों में अधिक स्तर चेतना, शहरों में पुरुष उच्च आय कमा रहे हैं और उनमें स्तर के प्रति अधिक चेतना है जिनमें वह स्त्रियों के आय अर्जन के लिए कार्य करने को बुरा मानते हैं। घ, शहरी क्षेत्रों में अधिक अपराध दर, शहरी क्षेत्र में लोगों को स्त्रियों को का काम करना असुरक्षित लगता है क्योंकि स्त्री के विरुद्ध अपराध दर बहुत उच्च है। प्रश्न नंबर 9, मीना एक गृहिणी है, घर के कामों के साथ साथ वह अपने पति की कपड़े की दुकान के काम में भी हाथ बटाती है। क्या उसे एक श्रमिक माना जा सकता है? क्यों? उत्तर, हाँ, वह एक श्रमिक है क्योंकि वह सभी को सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देते हैं। उन्हें श्रमिक कहा जाता है। वे भी श्रमिक ही कहलाते हैं। जो मुख्य श्रमिकों को आर्थिक
क्रियाओं में मदद करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं कि वेतन का भुगतान किया गया या नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उनका योगदान है या नहीं। प्रश्न नंबर 10, यहाँ किसे असंगत माना जाएगा? क, किसी अन्य के अधीन रिक्शा चलाने वाला। ख, राजमिस्त्री। ग, किसी मैकेनिक की दुकान पर काम करने वाला श्रमिक। घ, जूते पॉलिश करने वाला लड़का। उत्तर घ, जूते पॉलिश करने वाला लड़का, क्योंकि वह स्वनियोजित है। अन्य सभी मजदूरी श्रमिक हैं, वह किसी और के अधीन निश्चित वेतन पर कार्यरत है। प्रश्न नंबर 11, निम्न सारणी में 1972 से 1973 में भारत के श्रम बल का विवरण दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़कर श्रम बल के वितरण के स्वरूप के कारण बताइए। ध्यान रहे कि यह आंकड़े 30 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। निवास स्थान श्रम बल करोड़ में। डैश, पुरुष महिलाएं कुल। ग्रामीण 12.5, महिलाएं 6.9, कुल 19.5। शहरी पुरुष 3.2, महिलाएं 0.7, कुल 3.9। उत्तर, दरअसल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कुल जनसंख्या की अंतराल है, इसलिए पूर्ण आंकड़ों पर कुछ भी कहना गलत होगा। बेहतर होगा यदि हम इसे प्रतिशत में तुलना करें। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 1972-1973 में भारत की कुल श्रम शक्ति 19.5 करोड़ थी, जिसमें से 12.5 करोड़ अर्थात 83% ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही थी। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या केवल 17% थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्राथमिक गतिविधियों में नौकरी ढूंढते हैं जो मुख्यतः श्रम गहन तकनीकों का प्रयोग करती है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लोग औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में नौकरी ढूंढते हैं जो पूंजी गहन होती है। ख, यह भी तालिका से स्पष्ट है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक कार्यरत है। ऐसा लिंग आधारित सामाजिक श्रम विभाजन के कारण है। ऐसा माना जाता है कि पुरुष का काम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जबकि महिलाओं का काम घरेलू कामकाज करना है। बहुत से घरेलू काम जो स्त्रियां करती हैं श्रम आर्थिक कार्य में नहीं आती। कुशलता की आवश्यकता भी इसका एक कारण है। ग, अन्य तथ्य यह सामने आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक महिलाएं कार्यरत है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अधिक है, जो स्त्रियों को कार्य करने पर मजबूर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कार्य जैसे खेती बाड़ी, पशुपालन आदि उपलब्ध है। शहरों में लोग अपने सामाजिक स्तर के प्रति अधिक सचेत हैं, उन्हें स्त्रियों का काम करना बेइज्जती जैसा लगता है। शहरों में स्त्रियों के लिए कार्यस्थल असुरक्षित भी है। प्रश्न नंबर 12, इस सारणी में 1999 से 2000 में भारत की जनसंख्या और श्रमिक जनानुपात दिखाया गया है और आप भारत के शहरी और सकल श्रम बल का अनुमान लगा सकते हैं। क्षेत्र अनुमानित संख्या करोड़ों में, श्रमिक जनसंख्या अनुपात श्रमिकों की अनुमानित संख्या करोड़ों में। ग्रामीण 71.88, 41.9, 71.88/100 गुणे 41.9 बराबर 23.12। शहरी 28.52, 33.7 क्वेश्चन मार्क। योग 100.40, 39.5 क्वेश्चन मार्क। उत्तर, शहरों में बराबर 28.52 गुणे 33.7/100 बराबर 9.61। योग बराबर 39.5 गुणे 100.40/100 बराबर 39.65। प्रश्न नंबर 13, शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से अधिक क्यों होते हैं? उत्तर, शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से निम्नलिखित कारणों से अधिक होते हैं। क, सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व है और सेवा क्षेत्र में नियमित वेतन श्रमिक अधिक है। ख, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का उच्च स्तर नियमित वेतन नौकरियों के उच्च शिक्षा स्तर की आवश्यकता होती है जो शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। ग, शहरी क्षेत्रों में कार्यस्थल
के प्रति प्रतिबद्धता का उच्च स्तर। शहरी क्षेत्रों के लोग अपने कार्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं, वह अपनी नौकरी को अधिक महत्व देते हैं तथा लंबी छुट्टियों पर नहीं जाते, जबकि ग्रामीण लोगों की पहली प्राथमिकता उनके सामाजिक दायित्व होते हैं। प्रश्न नंबर 14, नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में महिलाएं कम क्यों हैं? उत्तर, नियमित वेतनभोगी में महिलाएं कम पाई जाती हैं। इनके मुख्य कारण इस प्रकार है। पुरुषों में शैक्षिक योग्यता का उच्च स्तर, नियमित वेतन नौकरियों के लिए उच्च शिक्षा स्तर की आवश्यकता होती है जो पुरुषों से अधिक पाई जाती है। पुरुषों में अधिक पाई जाती है। पुरुषों में कार्य जीवन के प्रति अधिक प्रतिबद्धता, पुरुषों में कार्य जीवन के लिए प्रतिबद्धता का स्तर अधिक होता है। स्त्रियों की दोहरी जिम्मेदारी है। सामाजिक पूर्वाग्रह भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह माना जाता है कि कई नौकरियां स्त्रियां नहीं कर सकती तथा पुरुष कर्मचारी उन्हें एक उच्च अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। महिलाओं के कैरियर में ठहराव, विवाह के समय स्त्रियों को अपना घर बदलना पड़ता है। संतान के जन्म के समय भी उन्हें एक समय विधि के लिए नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती है। बहुत सी महिलाएं संतान के लालन पालन के लिए श्रम बाजार से बाहर चली जाती हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत में श्रम बल के क्षेत्रवार वितरण की हाल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। उत्तर, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हम निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक 100 में से 40 व्यक्ति कार्यशील हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 4 व्यक्ति 10 व्यक्ति के लिए कमा रहे हैं। माना औसतन रूप में एक व्यक्ति 2.5 व्यक्ति का लालन पालन कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 76.6% लोग प्राथमिक क्षेत्र में 10.8%, द्वितीयक क्षेत्र तथा 12.5% सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। शहरी क्षेत्रों में 9.6% लोग प्राथमिक क्षेत्र, 31.3% लोग द्वितीय क्षेत्र तथा 59.1% लोग सेवा क्षेत्र में संलग्न हैं। महिलाएं 75.1% प्राथमिक क्षेत्र, 11.8% द्वितीय क्षेत्र तथा 13.1% सेवा क्षेत्र में संलग्न हैं, जबकि पुरुष 53.8% प्राथमिक क्षेत्र, 17.6% द्वितीय क्षेत्र तथा 28.6% सेवा क्षेत्र में संलग्न हैं। क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, महिला पुरुष कुल प्राथमिक क्षेत्र 76.7, 9.6, 53.8, 75.1, 60.4, द्वितीय क्षेत्र 10.8, 31.3, 17.6, 11.8, 15.8, सेवा क्षेत्र 12.5, 59.1, 28.6, 13.1, 23.8। प्रश्न नंबर 16, 1970 से अब तक विभिन्न उद्योगों में श्रम बल के विवरण में शायद ही कोई परिवर्तन आया है। टिप्पणी करें। उत्तर, 1970 के बाद से विभिन्न उद्योगों में श्रम बल के विवरण में शायद ही कोई परिवर्तन आया है। यह नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है। क्षेत्र 1972 से 1973, 1983, 1993 से 1994, 1999 से 2000। प्राथमिक क्षेत्र 74.3, 68.6, 64, 60.4, द्वितीय क्षेत्र 10.9, 11.5, 16, 15.8, सेवा क्षेत्र 14.8, 16.9, 20, 23.8। प्रश्न नंबर 17, क्या आपको लगता है कि पिछले 50 वर्षों में भारत में रोजगार के सृजन में भी सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप वृद्धि हुई है? कैसे? उत्तर, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पिछले 50 वर्षों में भारत में रोजगार के सृजन में भी सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप वृद्धि हुई है। हम सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को रोजगार सृजन की दर से तुलना करके यह सिद्ध कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय से सकल घरेलू उत्पाद औसतन 4.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा है, जबकि रोजगार का सृजन केवल 1.5% प्रतिवर्ष हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में रोजगार रहित समृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 18, क्या औपचारिक क्षेत्र
में रोजगार का सृजन आवश्यक है, अनौपचारिक में नहीं, कारण बताइए। हाँ, उत्तर हाँ, यह आवश्यक है कि हम औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन करें, क्योंकि नंबर 1 औपचारिक क्षेत्र कर्मचारियों के अधिकार सुनिश्चित करता है। नंबर 2 यह काम की सुरक्षा और रोजगार की नियमितता सुनिश्चित करता है। नंबर 3 यह एक बेहतर गुणवत्ता की का कार्य जीवन सुनिश्चित करता है। नंबर 4 औपचारिक क्षेत्र पर सरकार नियंत्रण रख सकती है। नंबर 5 यह अर्थव्यवस्था के अनुशासन और नियम लाता है। प्रश्न नंबर 19 विक्टर को दिन में केवल 2 घंटे काम मिल पाता है, बाकी सारे समय वह काम की तलाश में रहता है। क्या वह बेरोजगार है? क्यों? विक्टर जैसे लोग क्या काम करते होंगे? उत्तर हाँ, वर्तमान दैनिक स्थिति CDS के अनुसार वह कार्यरत है, क्योंकि वर्तमान दैनिक स्थिति के अनुसार कोई व्यक्ति जो आधे दिन में 1 घंटे का काम प्राप्त करने में सक्षम है वह नियोजित है। विक्टर जैसे लोग रिक्शा चालक, मोची, बिजली, प्लम्बर्स, मेसन या छोटे मोटे रिपेयर जैसे काम करते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या आप गांव में रह रहे हैं? यदि आपको ग्राम पंचायत को सलाह देने के लिए कहा जाए तो आप गांव की उन्नति के लिए किस प्रकार के क्रियाकलाप का सुझाव देंगे जिससे रोजगार सृजन भी हो? उत्तर मैं निम्नलिखित क्रियाकलापों का सुझाव दूंगी। क नहरों और नलकूपों का निर्माण ताकि सिंचाई सुविधाओं में सुधार हो। ख स्कूल और अस्पतालों का निर्माण। ग सड़कों, भंडारण गृहों आदि का निर्माण। घ कृषि आधारित उद्योग को विकसित करना। अंग छोटे पैमाने के उद्योग जैसे टोकरी बुनाई, अचार बनाना, कटाई आदि विकसित करना। प्रश्न नंबर 21 अनियत दिहाड़ी मजदूर कौन होते हैं? उत्तर ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें अनुबंध या दैनिक आधार पर भुगतान किया जाता है तथा जिनके काम की कोई नियमितता नहीं है उन्हें अनियमित दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। उदाहरण निर्माण मजदूर। प्रश्न नंबर 22 आपको यह कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है? उत्तर यह जानने के लिए कि कोई व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है हमें निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना होगा। क जिस प्रतिष्ठान में व्यक्ति कार्यरत है वहाँ कुल कर्मचारियों की संख्या, यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे अधिक है तो व्यक्ति औपचारिक क्षेत्र में नियोजित है। ख लिखित अनुबंध यदि एक व्यक्ति को अपने नियोक्ता के साथ लिखित अनुबंध है तो वह औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, अन्यथा वह अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। ग उसे अतिरिक्त लाभ मिल रहे हैं या नहीं यदि वह व्यक्ति को तनख्वाह के अतिरिक्त अन्य लाभ, पेंशन, बोनस, PF, सवेतन, छुट्टी, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ आदि मिल रहे हैं तो वह औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।